इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित, इस तरह बेचैन हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना, मेरी सजगता लुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तारा ने विवशता में आग्रह किया, बड़ा मजबूर होकर विनती कर रहा है। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। ऐसा लग रहा था वो याचना कर रहा हो, जैसे मानो कुछ मांग रहा हो। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? तारा ने विनती भरे, याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक मतलब जिसका चित्त कहीं और हो, जिसका मन कहीं और हो, कहा। और झटके से लपाती उसका अपना गांव है, लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम तारा है। कल मैं इसी चट्टान पर, इसी जगह पर प्रतीक्षा, इंतजार करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा, तुम्हारा रास्ता देखूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तारा उसे जाते हुए निहारता रहा, देखता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तारा से मुक्त होने की, वो खुद भी मुक्त होना नहीं चाहती थी, मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी, एक झूठी बेचैनी थी। एक जल्लाहट में, बड़े गुस्से में उसने दरवाजा बंद कर दिया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का बार बार प्रयास किया, कोशिश की। बार बार तारा का याचना भरा, वही विनय भरा स्वर, वही आग्रह करता हुआ स्वर, वही विनती करता हुआ चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। उसने कल्पना कर रखी थी कि वह एक अद्भुत साहसी युवक है, किंतु वही तारा जब उसके सामने आया था, सम्मुख आया था, तो वह एक अलग रूप में आया। बड़ा सुंदर, बलिष्ठ, शक्तिशाली, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। ये उसका रूप जो उसके सम्मुख आया। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी। जैसे अपने जीवन साथी के बारे में उसने कल्पना की थी, सोचा था, वैसा ही उसको उसका व्यक्तित्व नजर आया। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। जैसा कि आपको बताया गया कि एक गांव दूसरे गांव के युवक युवती दोनों विवाह जो संबंध था वो निषेध था, वो नहीं कर सकते थे, मनाही थी। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही उचित, श्रेयस्कर, उचित समझा। किंतु ये असंभव जान पड़ा, लेकिन उसको भूल जाना बड़ा असंभव जान पड़ रहा था। तारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता था। निर्निमेष होता है बिना पलक झपकाए हुए, याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, बिना पलक झपकाए हुए, एक याचक की, जैसे भिक्षुक की तरह, जैसे विनती करता हुआ, प्रतीक्षा में, इंतजार में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, दुखी थे। किसी तरह आंच रहित, गर्मी से रहित एक ठंडा दिन, ठंडा था लेकिन उबाऊ था। क्यों उबाऊ क्यों था? मन नहीं लग रहा था। अच्छा दिन था लेकिन ठंडक थी, लेकिन उबाऊ था, मन नहीं लग रहा था, उदास हो रहा था मन, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिलना चाह रहे थे। दोनों को मूक प्रेम हो चुका था। शाम की प्रतीक्षा थी, शाम का इंतजार था। तारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, इंतजार था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। कैसा पहली बार हुआ था? कि वो ऐसा पहली बार हुआ था जब वो बड़ा हैरान भी था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, साथ ही रोमांचित भी था, पुलकित भी था, खुश भी था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया।
जहाँ पर उसको वामीरो की प्रतीक्षा करनी थी, इंतज़ार करना था। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी हो रहा था। एक एक पल उसका पहाड़ की तरह भारी पड़ रहा था। उसकी प्रतीक्षा में उसके भीतर एक आशंका सी दौड़ रही थी। क्या आशंका थी, क्या संदेह था कि शायद वामीरो आए या ना आए। अब क्या सोच रहा है वो ततारा, अगर वामीरो ना आई तो शंका कि अगर वो नहीं आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, सिर्फ इंतजार कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। एक उम्मीद थी कि वो आएगी और वह उम्मीद किसी भी तरह किसी भी समय उस समुद्र की देह में जैसे सूरज की किरणें उसमें विलीन हो जाती हैं, अस्त हो जाती हैं, डूब जाती हैं, वैसे ही उसके ना आने पर उसकी आस भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति, एक छवि कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी, अपने आप को छुपा रही थी कि कहीं कोई उसको देख ना रहा हो। इधर उधर देख रही थी, डर रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर रुक गई, ठिठक गई, मतलब रुक गई। दोनों शब्दहीन थे। दोनों का प्यार मूक था, चुप्पी साधे हुए था, शब्दहीन था। शब्द नहीं थे, उस प्यार की कोई भाषा नहीं थी। दोनों शब्दहीन थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, एक दूसरे को चुप्पी साधे मूर्तिवत देखते रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, सूर्यास्त हो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई, कुछ उसको होश आया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंतारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, स्थिर। निश्चल का अर्थ है स्थिर, शब्दहीन, बिना कुछ शब्द बोले अब भी वहां खड़ा था। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्ति की तरह एक दूसरे को निर्निमेष बिना पलक झपकाए हुए ताकते रहते, देखते रहते। बस भीतर समर्पण था, समर्पित भावना थी। दोनों के दिल में समर्पण भावना थी, जो अनवरत, ये भाव लगातार अनवरत, लगातार गहरा रहा था, गहरा हो रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने उस मूक प्रेम को भांप लिया था। मूक मैंने चुप्पी साधे हुए प्यार को भांप लिया था, परख लिया था और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का था। युवक पासा गांव का था और युवती लपाती गांव की थी। दोनों का संबंध संभव ना था। क्यों? रीति अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। परंपरा ये थी कि युवक और युवती का एक ही गांव में होना, एक ही गांव का होना आवश्यक है। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के बहुत प्रयास, बहुत कोशिश की गई, किंतु दोनों अपने अपने निश्चय पर अडिग रहे, अटल रहे। वह नियम के रोज नियमानुसार लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें हो गई, उड़ती खबरें इधर उधर फैलती गई। उनके मूक प्रेम की चर्चा इधर उधर फैलती रही।